हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के अगले क्लास के बारे में। तो आज जो हम क्लास में स्टार्ट करेंगे वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। जो विषय है वह है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। इसका हमने एक क्लास कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पे जाके चेक करके आप उसको देख सकते हैं। तो जो प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है वो 50 मार्क्स का होता है। पेपर नंबर 2 है और चैप्टर 1 का ये दूसरा भाग है। और ये जो है आपका चैप्टर 1 का नेम है प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान। देखिए इस चैप्टर में क्या है कि शिक्षा से संबंधित संविधान में जितने भी अनुच्छेद है, धारा है, एक्ट है, उसी के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा ताकि वह भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इसके पहले की वीडियो का जो लास्ट टॉपिक था वह था अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण। तो हमने उसमें 29 का भाग 1 और भाग 2 पढ़ा था। अब वही अल्पसंख्यक की हितों का संरक्षण का ही यह पॉइंट है जो कि अनुच्छेद 30 का भाग 1 है। तो अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। देखिए अनुच्छेद 30 में क्या लिखा हुआ है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में यह है कि धर्म या भाषा पर आधारित जो भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग होंगे वह अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान यानी किसी भी स्कूल का, कॉलेज का स्थापना कर सकते हैं। मतलब वह किसी भी स्कूल या कॉलेज को वो खोल सकते हैं। कौन? कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, उनको यह अधिकार है। यह अधिकार किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 30 में। फिर से देख लीजिए अनुच्छेद 30 में यह है कि धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार वह कोई भी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं तथा प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब प्रशासन का भी यह जो है वह उनको हेल्प करेगी। ओके, अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 30 के भाग 2 के बारे में। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। पहले में तो यह है कि कोई भी जो है अल्पसंख्यक वर्ग है वह अपनी रुचि के अनुसार कोई भी शिक्षा संस्थान वह स्थापित कर सकता है। और अनुच्छेद 30 के भाग 2 में क्या दिया गया है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने के लिए राज्य, मतलब जो भी शिक्षा संस्थान होता है, शिक्षा संस्थान का मतलब क्या है कि स्कूल या कॉलेज। तो स्कूल या कॉलेज को राज्य जो है वह क्या करती है? हेल्प करती है फंड के रूप में, फाइनेंशियल के रूप में। तो कोई भी राज्य सरकार जो होगा वह विभेद मतलब कि भेदभाव नहीं करेगा कि हाँ ये अल्पसंख्यक वर्ग का है तो इसको हम सहायता नहीं देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अनुच्छेद 30 में यही है, यही लिखा गया है अनुच्छेद 30 में कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी संस्था के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। समझ में आया? फिर से देख लीजिए, राज्य सरकार किसी भी शिक्षा संस्थान को इस आधार पर बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगा कि वह अल्पसंख्यक वर्ग का है या किसी भी धर्म से वह संबंधित है। ओके, आइए अनुच्छेद 41 देखते हैं। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब कि जैसे कि कुछ दशाओं में, ऐसी दशाएं जिसमें हम काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का उनको अधिकार हो। यह किसमें है? अनुच्छेद 41 में। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर
काम पाने के, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। मतलब कि अनुच्छेद 41 में यह मेंशन है या यह लिखा गया है कि ऐसी दशाएं, कुछ दशाओं में क्या होगा कि काम, शिक्षा और लोक सहायता उनको पाने का अधिकार होगा। अब देखिए, राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, मतलब कि राज्य जो है आर्थिक से संबंधित है, फंड या फाइनेंशियल, ठीक, उनकी जो भी फाइनेंशियल है सामर्थ्य, उनकी जितनी भी है या वो विकास की जो भी सीमाओं के अंदर है, उसमें जो है शिक्षा पाने के लिए, मतलब जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा देने के लिए, और बेकारी मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, या तो फिर वह विकलांग है, इस प्रकार से वह पीड़ित है, या बुढ़ापा मतलब वो बहुत बूढ़े हो गए हैं, वह कोई भी काम नहीं कर पा रहे हैं, बीमारी, वह किसी भी बहुत अत्यधिक बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, और निःशक्तता, या तो वह ऐसे हैं जिनके पास कोई भी कार्य करने के लिए कोई शक्ति नहीं है, तथा अन्य अभाव की दशाओं में, या तो और कोई भी उनकी दशा हो सकती है, तो उसमें क्या होगा कि राज्य उनको सहायता प्रदान करने का पूरा उपबंध, मतलब होता है कि उनको सहायता प्रदान करें, ठीक। तो अब देखिए सहायता कैसे प्रदान किया जा सकता है, शिक्षा पाने के लिए, मतलब ये उनके बारे में बात की जा रही है जो कि मान लीजिए बहुत ही गरीब परिवार से हों, जिनके पास पैसे नहीं है, जो बहुत ही बुढ़ापे में है, बहुत मतलब बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ विकलांग होते हैं जो कि नहीं कोई कार्य कर पाते हैं, ठीक। तो इन सब लोगों के बारे में बात किया जा रहा है कि इन सब वर्गों को लोगों को लिए क्या होगा कि राज्य सरकार उनको फंड प्रोवाइड करेगा, या किसी भी प्रकार से उनको फंड तो प्रोवाइड करेगा, और भी किसी वे में वह राज्य सरकार इन लोगों की मदद करे, ठीक। तो देखिए मदद कैसे करते हैं, शिक्षा के लिए जैसे बच्चों को क्या करते हैं कि स्कॉलरशिप या वजीफा देते हैं, और बुढ़ापा में जैसे होता है कि ओल्ड पेंशन दिया जाता है, कि ओल्ड पेंशन देता है सरकार, ठीक। बीमारी के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। तो यही बात किया गया है कि कुछ ऐसी दशाएं होती हैं जिनमें बच्चों को, बुढ़ापों को, या कोई ऐसा व्यक्ति है, उनको क्या होगा कि काम, शिक्षा और अलग प्रकार की सहायता देने का अधिकार है, ठीक। तो राज्य क्या करेगा कि अपनी फंड से उन सभी लोगों को वह सारी की सारी सुविधाएं प्रोवाइड करेगा, ठीक। जैसे शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप देगा, ठीक है, बुढ़ापा के लिए उनको पेंशन वगैरह देगा, बीमारी के लिए जो आयुष्मान कार्ड होते हैं यह सब प्रोवाइड कराएगा, और सरकारी अस्पताल होते हैं वहां पे उनका फ्री इलाज होगा। तो इसके बारे में ये कहा गया है। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 45 के बारे में है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ठीक। निःशुल्क मिस होता है जिसका कोई शुल्क, मतलब जिसकी कोई फीस ना लगे, अनिवार्य मिस होता है जरूरी, मतलब कि अनिवार्य मिस होता है कि बहुत ही जरूरी, ठीक है, अनिवार्य शिक्षा। तो 45 में है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। देखिए इसमें क्या है देख लेते हैं, राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे। 45 में यह लिखा हुआ है कि राज्य के द्वारा ऐसे बच्चे जो 14 वर्ष तक नहीं हुए हैं, मतलब कि 14 वर्ष के नहीं हो जाते हैं, ठीक, जो 14 वर्ष के अंदर ही है उनको निःशुल्क मतलब बिना फीस की शिक्षा दी जाएगी, और उनको शिक्षा अनिवार्य मतलब जरूर दिया जाएगा। यह जिम्मेदारी जो है वह राज्य की है, ठीक, ऐसा संविधान के अनुच्छेद 45 में लिखा हुआ है। ओके, फिर से देख लीजिए, अनुच्छेद 45 में क्या है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, ठीक। राज्य के इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते उनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से आप देख लीजिए,
अनुच्छेद 30 में क्या था? धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 के पार्ट 1 में यह था कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है वह अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्थान की स्थापना कर सकता है। ओके। और अनुच्छेद 30 के पार्ट 2 में क्या था कि शिक्षा संस्थान को सहायता देने के लिए राज्य शिक्षा संस्थान के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। ठीक। 41 का क्या था? अनुच्छेद 41 में क्या था कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को होगा। अनुच्छेद 45 में था निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ओके। अब आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 46। तो अनुच्छेद 46 में क्या है? दुर्बल वर्गों की शिक्षा, ठीक, एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण। दुर्बल वर्ग का मतलब है कि जैसे कि अनुसूचित जाति हो गए और अनुसूचित जनजाति हो गए। ठीक। दुर्बल वर्ग वो होते हैं जो सबसे नीचे या पिछड़ी जात के लोग होते हैं। तो अनुच्छेद 46 में हम दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के विशिष्ट या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगा। सन 1951 में इस अनुच्छेद में संशोधन करके यह प्राविधान किया गया कि पिछड़े तथा निर्बल वर्गों के लिए आवश्यक प्रयत्न किए जाएं। देखिए आप सभी को पता होगा, आप उस समाज में रहते हैं जहां पे अनुसूचित जाति को या अनुसूचित जनजातियों को बहुत ही मुश्किलों का या तो बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि उनके साथ बहुत ही भेदभाव किए जाते हैं, उनको बहुत प्रताड़ित किया जाता है। हालांकि अब बहुत कम हो गया है, लेकिन बहुत पहले के टाइम में ऐसा सुनने को भी मिलता था कि अनुसूचित जनजाति वालों को अपने यहाँ आने नहीं दिया जाता था। बहुत सारी आप लोगों ने ऐसे स्टोरी भी पढ़ी होंगी, बहुत सारे आपने ऐसे मूवीज भी देखे होंगे, सीरियल्स भी देखे होंगे। तो वही कहने का अर्थ यह है कि राज्य सरकार ने मतलब कि सरकार ने अनुच्छेद 46 के अंतर्गत यही जो है नियम बनाया है कि कोई भी दुर्बल वर्ग के लोग होंगे उनको क्या होगा कि शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण दिया जाएगा। मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब दुर्बल वर्ग में क्या आ जाएगा? अनुसूचित जाति वाले और अनुसूचित जनजाति। जनजाति जो होते हैं वो ट्राइब्स होते हैं, जो कि जैसे उनका बंजारे टाइप के होते हैं, वो सब होते हैं। ठीक। तो उनको क्या होगा कि शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय मतलब उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और ना ही उनसे कोई उनकी शोषण, अगर कोई उनका शोषण करता है तो राज्य सरकार क्या करेगा? उनकी सुरक्षा करेगा। ओके। और देखिए क्या है कि सन 1951 में इस अनुच्छेद में संशोधन किया गया था और संशोधन करने के बाद यह प्राविधान मतलब यह नियम बनाया गया कि जो भी पिछड़े या निर्बल वर्गों के लिए लोग हैं उनको जो भी आवश्यक प्रयत्न किए जाए, सॉरी कहने का मतलब यह है कि जो भी आपके पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए जो भी नियम बनाए गए हैं उनको आवश्यक रूप से प्रयत्न या कोशिश की जाए कि उनको कोई भी किसी भी प्रकार से कोई भी मतलब कि कष्ट ना हो, उनके साथ कोई भेदभाव ना हो, उनके साथ कोई भी मतलब शोषण ना हो, उनको जो भी हो सारी की सारी उनको उपलब्ध जो भी है कि सरकार की तरफ से जितने भी मतलब कि व्यवस्थाएं हैं उनको उन तक पहुंचाया जाए। ओके। अब आइए देखते हैं अनुच्छेद 343 के बारे में।
तो जो हमारा अनुच्छेद 343 है वह किससे संबंधित है? भाषा और अंकों का प्रयोग। देखिए अनुच्छेद 343 भाषा से संबंधित है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। देखिए आपसे यह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे बन सकता है कि अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद संबंधित है, तो 29 दे दिया जाएगा या 43 दे दिया जाएगा, 41 दे दिया जाएगा, तो आपको 29 टिक करना है। फिर या तो यह दे दिया जाएगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो अनुच्छेद 41 से है। ऐसे इस तरीके से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। जब ये फर्स्ट चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन कैसे बनते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 343 जो है अनुच्छेद हमारा भाषा से संबंधित है। तो राजभाषा हिंदी है। एक बात अच्छे से इसको और गौर करिएगा कि राजभाषा हिंदी है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक, राजभाषा है। राजभाषा कौन सी है? हिंदी है। और लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ओके, अब देखिए अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 350 के अंतर्गत क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की सुविधाएं। ठीक, मतलब कि प्राथमिक स्तर जो भी स्कूल है प्राइमरी लेवल पे, वहां पे जैसे कोई भी क्षेत्र है, ठीक, अगर आप टीचर बनते हैं, आपकी ड्यूटी कहीं पे भी लग सकती है, आपकी ज्वाइनिंग कहीं पे भी हो सकती है, तो आप जब वहां स्कूल में जाएं तो आप उस स्कूल में जब पढ़ाएं तो अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं करें, बल्कि वहां की मातृभाषा की यूज करें, ताकि बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करने में सहायता मिल सके। वह आपकी भाषा हो सके ना समझ पाए, वह अपनी मातृभाषा में, अपनी भाषा में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि प्राइमरी लेवल पे मातृभाषा की सुविधाएं बच्चों को प्राइमरी लेवल पे उनकी भाषा में उनको पढ़ाना चाहिए। ओके, अब देखिए अनुच्छेद 351 में है हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार, मतलब कि इसके अंतर्गत है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार आप करिए या कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। स्त्री शिक्षा। देखिए आपको पता होगा कि स्त्रियों को कितना हर चीजों से वंचित करते हैं, या तो हर चीजों से उनको मैनिपुलेट करते हैं, उनको हर चीज से दूर रखा जाता है। आपको पता है कि हमारा जो भारत है वह पुरुष प्रधान देश है। इसीलिए किया गया है कि संविधान में स्त्रियों के लिए भी एक विशेष रूप से प्रावधान किया गया है। अब देखिए वह क्या है कि संविधान में स्त्रियों तथा बच्चों की शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया गया है। ठीक है, क्या किया गया है कि संविधान में स्त्रियों के ऊपर और बच्चों के ऊपर शिक्षा को लेकर बहुत विशेष रूप से बल दिया गया है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 3 में स्त्रियों एवं बच्चों की विशेष शिक्षा के लिए उपबंध बनाने में कोई बाधा नहीं होगी। अर्थात कि संविधान के अनुच्छेद 15 के भाग 3 में यह कहा गया है कि स्त्री और बच्चों के लिए शिक्षा को, मतलब जो भी शिक्षा के लिए उनके लिए उपबंध या नियम बनाए गए हैं उसमें कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार, मतलब कि जो केंद्र और राज्य है उनके शिक्षा से संबंधित कौन कौन से अधिकार हैं। संविधान में केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार अलग अलग हैं। तृतीय सूची जिसे समवर्ती सूची कहते हैं, इसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। देखिए 1 मिनट समझिएगा। सॉरी, देखिए समझिएगा फिर से। आपको पता होगा कि सूची कितने प्रकार की होती है। सूची जो है, अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत भी पॉलिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि सूची कितने प्रकार की होती है। एक एक तो राज्य सूची होती है, ओके, एक संघ सूची होती है और एक समवर्ती सूची होती है।
राज्य से संबंधित, राज्य का जो है संबंधित वह राज्य सूची बनाता है, मतलब, और केंद्र से जो संबंधित होता है वह जो है संघ सूची होता है। ओके। सॉरी। और जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर सूची बनाते हैं उन्हीं को हम समवर्ती सूची कहते हैं। ओके। राज्य में जो सूची बनता है वो राज्य सूची हो गया, केंद्र में जो बनता है वह केंद्र मतलब संघ सूची हो गया, और जो राज्य और संघ मतलब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर जो जिस पे काम करते हैं या जो सूची बनाते हैं उनको समवर्ती सूची कहा जाता है। तो वही देखिए फिर से, संविधान में केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार अलग अलग हैं। मतलब कि संविधान में यह बताया गया है कि केंद्र में अलग मतलब है अधिकार, और जो है राज्य में अलग अधिकार है, लेकिन जो तीसरी सूची है जिसे हम समवर्ती सूची कहते हैं, इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकती है। ठीक। तीन सूची है। पहली राज्य, राज्य जो अपने मतलब अपने पूरे राज्य की जो है वह बनाती है, अधिकार है उसको, राज्य को अधिकार है कि वह अपने राज्य के बारे में कुछ भी मतलब कि कोई भी जो है शिक्षा को लेके कुछ भी प्रावधान कर सकता है। केंद्र अपना अलग प्रावधान कर सकता है, लेकिन जो समवर्ती सूची है इसमें केंद्र प्लस राज्य दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे कि राज्य यूपी टेट कराता है, ठीक, तो ये इसका शैक्षिक प्रावधान हो गया। सीटेट जो होता है वह केंद्र कराता है, तो यह केंद्र का हो गया शैक्षिक प्रावधान। तो यही कहने का अर्थ है। तो देखिए जो समवर्ती सूची है उसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। ओके। अब यह हम देखते हैं कि समवर्ती सूची में शिक्षा से संबंधित कौन कौन से विषय हैं। आपको यह क्वेश्चन में पूछ सकता है कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं जो कि शिक्षा से संबंधित है। ओके। तो सबसे फर्स्ट देखिए कौन कौन, इतने सारे हैं आपके जिनपे जो है समवर्ती सूची में है कि इन सब पे राज्य और केंद्र मिलकर जो है वह कानून या नियम बनाते हैं। ओके। देखिए भाषा का संरक्षण, पहला जो है हमारा वह पॉइंट है भाषा का संरक्षण। तो यह जो विषय है इस पे कानून जो बनाएगा वह राज्य और केंद्र दोनों सूची मिलके बनाएंगे। ठीक। ओके। मतलब कि ये जितने भी विषय हैं इस पे जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। तो पहला विषय है भाषा का संरक्षण। सेकंड है बालिका शिक्षा पर जोर जोर देना, मतलब कि भाषा का संरक्षण। दूसरा विषय है बालिका शिक्षा पर जोर देना, मतलब लड़कियों की शिक्षा पर अधिक बल देना, उनको और प्रोत्साहित करना। और थर्ड विषय है नवोदय विद्यालय की स्थापना। जो नवोदय विद्यालय होता है यह जो है विषय किसमें आता है, समवर्ती सूची में है, मतलब इसमें भी केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। राष्ट्रीय एकता। ओके। योग्य बच्चों की छात्रवृत्ति, विकलांगों की शिक्षा, राष्ट्रीय कला व राष्ट्रीय संस्कृति को बनाए रखना, उच्चतर व्यावसायिक प्रशिक्षण, शैक्षिक अनुसंधान व सहयोग, केंद्रीय शिक्षा संस्थानों को चलाना। ओके। 11th है 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। ओके। देख लीजिए फिर से कि केंद्र और राज्य के शैक्षिक अधिकार, एक बार फिर से समझिएगा। राज्य अगर अपने ही राज्य में शैक्षिक अधिकार बनाता है तो वह सिर्फ राज्य में रहेगा। केंद्र अपना अलग बना सकता है, राज्य अपना अलग बना सकता है, लेकिन अगर राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाते हैं तो वह समवर्ती सूची में आएगा। और समवर्ती सूची में जो शिक्षा से संबंधित विषय है वो कौन कौन से, फिर से एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट है भाषा का संरक्षण, सेकंड है बालिका शिक्षा पर जोर देना, थर्ड है नवोदय विद्यालय की स्थापना, फोर्थ है राष्ट्रीय एकता, फाइव है योग्य बच्चों की छात्रवृत्ति, सिक्स है विकलांगों को शिक्षा, फिर सेवेंथ है राष्ट्रीय कला व राष्ट्रीय संस्कृति को बनाए रखना, एट्थ है उच्चतर व्यावसायिक प्रशिक्षण,
नाइन्थ है शैक्षिक अनुसंधान व सहयोग। टेंथ है केंद्रीय शिक्षा संस्थानों को चलाना। और 11th है 14 वर्ष या 14 वर्ष तक की आयु के बालकों को निशुल्क एवं सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था करना। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय हैं। अच्छे से आप नोट्स बनाइए। नोट्स में जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे वन बाय वन सभी एक जगह लिखिए, ताकि एग्जाम टाइम आपको कोई भी दिक्कत ना हो रिवीजन करने में। अगर आप नोट्स बनाए रहेंगे तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। वरना ऑन द स्पॉट अगर एग्जाम की डेट आ गई और आप सिर्फ और सिर्फ आप सीरीज से पढ़ाई करेंगे तो बिल्कुल मार्क्स अच्छे नंबर नहीं आएंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट बहुत बेकार आया है, तो उससे आप कुछ न कुछ सीखिए, ताकि सेकेंड सेमेस्टर में आपसे वह मिस्टेक बिल्कुल ना हो। पर डे नोट्स बनाते जाइए। अगर आप इकट्ठा कर लेंगे तो आपको भी बर्डन बनेगा, आपको भी बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा कि आप कैसे बनाए। इसलिए पर डे नोट्स बनाते जाइए और क्लास लीजिए और उसको एक बार रिवीजन जरूर करिए। ओके, आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। फिर है बाल अधिकार, राइट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का अधिकार। ओके, बालकों की शिक्षा ही देश के विकास की आधारशिला है। मतलब कि बच्चों को ठीक अच्छी शिक्षा देंगे हम तो वही क्या है, विकास की आधारशिला है देश की। मतलब कि अगर हम आज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं का मतलब ये है कि उनको अच्छी पढ़ाई दे रहे हैं, अच्छे संस्कार दे रहे हैं, देश के प्रति उनको जागरूक कर रहे हैं, तो क्या होगा कि हमारे देश का ही विकास होगा। समझ में आ रही बात कि अगर हम बालकों को, अपने बालकों को आज के टाइम अगर हम शिक्षित कर रहे हैं तो वह क्या है कि देश के विकास कर की ओर हम उनको प्रेरित कर रहे हैं। अगर सभी बच्चे शिक्षित होंगे, समझदार होंगे तो वह क्या होगा कि हमारे ही देश का विकास होगा। ठीक, तो आगे देखिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास शिक्षा के द्वारा ही संभव है। बच्चों का सर्वांगीण मतलब सभी तरह से बच्चों का जो विकास है वह शिक्षा के द्वारा ही संभव है। ओके, शिक्षा प्रत्येक बच्चे का जन्मसिद्ध अधिकार है। कहने का मतलब है कि शिक्षा जो है सभी बच्चों का अधिकार है। ठीक, इसी वजह से तो देखिए शिक्षा के लिए कितने सारे प्रावधान किए गए हैं आपके संविधान में। इसके पहले आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? सारे अनुच्छेद में सिर्फ शिक्षा को लेके बताया गया है। अगर वह किसी कमजोर वर्ग के हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं, स्त्री हो गए, बच्चे हो गए, सभी को शिक्षा के लिए कितना प्रेरित किया जा रहा है, कितने नियम कानून बनाए जा रहे हैं। किस लिए? ताकि हमारा देश और विकसित हो सके। जब किसी देश में सभी लोग एजुकेटेड होते हैं, शिक्षित होते हैं, तो वह देश बहुत ही तेजी से विकास करता है। ओके, फिर आइए देखते हैं क्या है। संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि, देखिए अनुच्छेद 45 में क्या कहा गया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। सरकार संविधान लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक लड़का या लड़की के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगी। हम लोगों ने यहाँ पढ़ा था ना अनुच्छेद 45 में, ये देखिए ये रहा ना 45 की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो वही कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि सरकार जो है वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को, मतलब बच्चों में लड़के और लड़कियां सभी आ जाएंगे, उनको क्या होगा, अनिवार्य मतलब उनको जरूर शिक्षा देना है। लेकिन कैसी शिक्षा देना है? निःशुल्क, मतलब उनसे कोई शुल्क या फीस नहीं लिया जाएगा। ऐसी व्यवस्था करेगी। कौन करेगी? सरकार। ओके, आइए फिर से देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने मानव अधिकारों को सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर 1948 को सभी देशों को याद दिलाया कि प्रत्येक लड़का लड़की को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। देखिए जो यूएनओ है उन्होंने मानव अधिकार मतलब मनुष्य की जो अधिकार है उनको सार्वजनिक मतलब सभी लोगों के
सभी लोगों के सामने या सभी देशों में यह घोषणा किया और सभी देशों के लोगों को यह याद दिलाया कि जो भी लड़का और लड़की है उनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और प्रारंभिक स्तर पर मतलब प्राइमरी लेवल पर उनको शिक्षा निशुल्क देनी है। ठीक। देखिए 10 दिसंबर को आपको पता होगा कौन सा दिन होता है, तो मानवाधिकार दिवस होता है। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, कल से इसका आगे का पार्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो आप देखिए, अगर आप पॉलिटी पढ़े हैं तो आपको इजी लगेगा, अगर आपके लिए ये सब सब नए हैं तो आपको वीडियो एक बार देखिए, दो बार देखिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नोट्स बना लीजिए, फिर आप एक बार अपने से जब पढ़ेंगे तो फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा। ओके, थैंक यू।